Hello guys, welcome all of you. This is lecture number 3 of chapter 12 atom. और पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में आप जान चुके हैं रेडियस का डेरिवेशन किस तरह से किया जाएगा हाइड्रोजन या किसी भी और एटम के केस में हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू 1 पुट करेंगे हम। और एनर्जी का डेरिवेशन कराया दो डेरिवेशन प्रीवियस लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं। किसी भी nth ऑर्बिट का रेडियस n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के ZE स्क्वायर है। तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के कि n की वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड करता है, बाकी सब कांस्टेंट हैं। इसी तरह से किसी भी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर है, जिसे सोल्व करने के बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर की टर्म्स में लिखा जा सकता है और किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी को समझा और जाना जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस को इसी बात पर बेस जानने की कोशिश करते हैं। तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो ट्रांजिशन करता है, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि एनर्जी -13.6 अपॉन में n स्क्वायर होती है किसी ऑर्बिट में। n की वैल्यू पुट करने पर आपको आंसर मिलेगा एनर्जी का। अगर कभी मुझसे एक्साइटेशन एनर्जी पूछी जाए, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एक्साइटेशन एनर्जी पूछी जाए, तो एक्साइटेशन एनर्जी पूछी जाए इलेक्ट्रॉन की, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के केस की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेजने के लिए एनर्जी की जरूरत कितनी होगी। जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो h न्यू फोटोन की फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जैसे कि हमने पढ़ा था किसमें, ड्यूल नेचर के अंदर। और मान लो किसी हायर ऑर्बिट में चला गया, n2 ऑर्बिट में चला गया है, या E2 नाम दे देते हैं इस तरह से, E2 ऑर्बिट में चला गया है, कहां से, E1 ऑर्बिट से। तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए कितनी एनर्जी उसे चाहिए, या फिर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में छलांग लगाता है तो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा। तो E2 यहाँ पर हायर ऑर्बिट है, E2 यहाँ पर हायर ऑर्बिट है, और E1 यहाँ पर लोअर ऑर्बिट है, E1 यहाँ पर लोअर ऑर्बिट है। तो इस तरह से हम हायर ऑर्बिट एंड लोअर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो एनर्जी जानेंगे। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि तीसरे ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आ जाए, थर्ड ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आता है, थर्ड ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, या फोटोन की वेवलेंथ कितनी होगी। तो जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाता है तो एनर्जी रेडिएट करता है या एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। थर्ड ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आया है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आया है, एनर्जी रेडिएट करेगा। तो फोटोन की फॉर्म में कितनी एनर्जी रेडिएट करी, E2 माइनस में E1। E2 का मतलब सेकंड ऑर्बिट नहीं है, E2 का मतलब हायर ऑर्बिट, E1 का मतलब लोअर ऑर्बिट जिसमें आया है। तो E इज इक्वल टू बराबर, तीसरे ऑर्बिट से आया है, तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी -1.51 होती है। भाई मैंने आपको लास्ट टाइम लिखवाया था ग्राउंड स्टेट में एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑर्बिट में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे ऑर्बिट में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथे में -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पांचवें में -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और छठे में माइनस 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन के केस में। अब 1.51 तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी है माइनस फर्स्ट ऑर्बिट में ग्राउंड स्टेट में माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो माइनस 1.51 और माइनस माइनस प्लस होगा 13.6, 1 जाएगा 6 में से 1 जाएगा, 0 में से 1 गया 9, 5 में से 5 गई 0 और 12 में से 1 गया ये 60 था तो बिल्कुल 13 में से 1 गया 12। 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है उस फोटोन की जो रिलीज हुआ है, और फोटोन की एनर्जी इतनी है अगर h न्यू मतलब अगर इस जो ये लाइट निकली है किस फ्रीक्वेंसी का फोटोन रिलीज हुआ है, फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो h न्यू बराबर ये एनर्जी फोटोन की h न्यू लिखी जा सकती है। h न्यू बराबर है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो एनर्जी जूल में होनी चाहिए, तब आपका आंसर एसआई यूनिट्स में आएगा। तो 1.6 into 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करने पर ये एनर्जी जूल में कन्वर्ट हो गई है। प्लैंक्स कांस्टेंट जब डिवाइड में जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट जब डिवाइड में जाएगा तो 12.09 into 1.6 into 10⁻⁻19 के डिवाइड में प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा 6.63 into 10⁻34। फ्रीक्वेंसी का आंसर हर्ट्ज में आ जाएगा कि किस फ्रीक्वेंसी की लाइट रिलीज हुई है, h न्यू फॉर्मूला लगाकर फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा। अगर वेवलेंथ फाइंड आउट करनी होती तो hc बाई लैम्बडा लिख सकते थे, इस फॉर्मूले को hc बाई लैम्बडा लिख सकते थे, जो कि बराबर है e2 माइनस e1 के, और h पता है, c स्पीड ऑफ लाइट पता है। अगर लैम्बडा वेवलेंथ निकालनी होती लाइट की तो वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर पाएंगे इस तरह से। तो फॉर्मूला लिखा है किस बात के लिए, फॉर्मूला लिखा है किस बात के लिए कि अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर में या लोअर से हायर में, तो जो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा या जो फोटोन रिलीज करेगा उसकी एनर्जी, उसकी वेवलेंथ या उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जाए, बता सकते हैं इस फॉर्मूले से, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज करेगा वो फोटोन की फॉर्म में करेगा। अब एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछा जाए, कितना पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में भेजने के लिए उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी कैसे दी जा सकती है? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के कई तरीके हो सकते हैं। लाइट इंसिडेंट कराई, फोटोन दिया, इसका मतलब फोटोन से एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन जंप कर गया हायर ऑर्बिट में, या फिर हो सकता है आप पोटेंशियल अप्लाई करें, पॉजिटिव प्लेट लाएं सामने, पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट यानी पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराएं इलेक्ट्रॉन को, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना अप्लाई करना होगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना अप्लाई करना होगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल बराबर है पोटेंशियल हायर ऑर्बिट का माइनस पोटेंशियल लोअर ऑर्बिट का। कहने का मतलब अगर पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पहले ऑर्बिट का पोटेंशियल है -13.6 वोल्ट। भाई ऑर्बिट की एनर्जी, पहले ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो पहले ऑर्बिट का पोटेंशियल -13.6 वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है और वोल्ट में पोटेंशियल है। दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो दूसरे ऑर्बिट का पोटेंशियल -3.4 वोल्ट है। बस इस तरह से चलते जाइए, तो इस तरह से चलते जाइए, बल्कि ये पोटेंशियल्स की वैल्यू है इस तरह से।
तो कितना पोटेंशियल आपको अप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, तो पोटेंशियल कितना अप्लाई करना पड़ेगा V2 माइनस V1। फॉर एग्जांपल तीसरे ऑर्बिट में भेजना है तो तीसरे ऑर्बिट का पोटेंशियल है -3.4, सॉरी दूसरे ऑर्बिट का पोटेंशियल है -3.4, और पहले ऑर्बिट से दूसरे में भेजना है तो -13.6 था, और ये 10 पॉइंट, ये आंसर आया 10.2 वोल्ट का पोटेंशियल आप अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से दूसरे में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट से दूसरे में भेजने के लिए एनर्जी चाहिए, कितना पोटेंशियल अप्लाई करूं कि इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी मिल जाए। तो सीधी सी बात है, जिस ऑर्बिट की एनर्जी आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह वोल्ट कर दिया जाए तो उतनी ही न्यूमेरिकल वैल्यू पोटेंशियल की होगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पहले ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में पोटेंशियल की वैल्यू -13.6 वोल्ट है। चार्ज इनटू में पोटेंशियल, वर्क डन, वर्क होता है एनर्जी। तो आप जानते हैं इस बारे में कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से ई हटा दिया जाए तो वोल्ट में पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाती है उस ऑर्बिट में, और ई लगा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन की उसी ऑर्बिट में। तो हम किसी भी ऑर्बिट का पोटेंशियल और किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी बता सकते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल की बात हो गई है। अगली बात आती है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन को आयनाइज करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसे निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? ये अगर आपसे पूछा जाए तो E इज इक्वल टू E2 माइनस में E1। मुझे इलेक्ट्रॉन कहां भेजना है? इन्फिनिटी पर भेजना है, और कहां से निकालना है? ग्राउंड स्टेट से निकालना है। इन्फिनिटी पर एनर्जी कितनी होगी? 0 हो जाएगी, और पहले ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है? -13.6। इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट से निकालकर इन्फिनिटी पर भेजना है, जहां पर जाकर वो फ्री हो जाएगा तो हाइड्रोजन आयनाइज हो जाएगा। तो इन्फिनिटी पर यानी निकालना है इलेक्ट्रॉन को, तो इन्फिनिटी पर तो एनर्जी 0 हो जाएगी। किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। n की वैल्यू इन्फिनिटी कर दूं, इनफाइनाइट कर दूं, तो इन्फिनिटी पर एनर्जी 0 हो जाएगी, और +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपने अगर दे दी तो आयनाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा एटम के अंदर से, और आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। ये एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। इसी तरह से आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा जाए, कितना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा? ऐसा आएगा, कितना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए हाइड्रोजन से और वो आयनाइज हो जाए। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा भाई? ठीक इसी इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 हो जाता है, ग्राउंड स्टेट में पोटेंशियल -13.6 है, तो 13.6 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन निकलकर फ्री हो जाएगा। इतनी एनर्जी मिल जाएगी उसे कि वो फ्री हो जाए, और इसलिए आयन बन जाएगा। 4 बातें हो गई हैं कि एक्साइटेशन एनर्जी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को कि वो हायर ऑर्बिट में चला जाए। तो जिस ऑर्बिट में भेज रहे हो उसकी एनर्जी माइनस जिस ऑर्बिट से भेज रहे हो उसकी एनर्जी का डिफरेंस, मतलब जो एनर्जी चाहिए। एक क्वेश्चन करके दिखाया। आयनाइजेशन एनर्जी के एक्साइटेशन एनर्जी के बाद एक्साइटेशन पोटेंशियल बताया। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इतना हायर ऑर्बिट में भेजना है कि फ्री हो जाए, मतलब इन्फिनिटी पर भेजना है। और इसी तरह से आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात भी कर पाए हैं।
तो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल या एक्साइटेशन एनर्जी या एक्साइटेशन पोटेंशियल आपसे पूछा जाएगा तो आप बता पाएंगे। और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, सब कुछ जानेंगे इस तरह से। सबसे पहली बात है, सबसे पहले मैंने ये कहा आपको कि मान लीजिए कहा गया इन ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट यानी पहले ऑर्बिट की बात हो रही है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो ग्राउंड स्टेट में रहता है, यानी वो पहले ऑर्बिट में रहता है। तो ग्राउंड स्टेट में रेडियस की वैल्यू गिवन है, यानी पहले ऑर्बिट का रेडियस गिवन है 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। मैंने कांस्टेंट की वैल्यू लिखी थी 0.53 एंगस्ट्रॉम लिखी थी, -10 लगाऊंगा तो मीटर में चेंज होगा। 0.53 इंटू 10⁻⁻10 हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट का रेडियस होता है, जिसे -11 कर दिया डेसिमल आगे कर। तो हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट का रेडियस गिवन है आपको, ग्राउंड स्टेट का रेडियस गिवन है। और द एटम इज एक्साइटेड टू, एटम एक्साइट होकर चला गया, किसी एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एनर्जी दी गई है इस इलेक्ट्रॉन को और ये एक्साइटेड होने के बाद नए ऑर्बिट में चला गया है। हमें नहीं पता कौन से ऑर्बिट में चला गया, हमें वैल्यू गिवन है 21.2 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी गई, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद एक ऐसे ऑर्बिट में चला गया है जिसका रेडियस 21.2 इंटू 10⁻⁻11 है। n की वैल्यू बतानी है, किस ऑर्बिट में गया है, मुझे नहीं पता किस ऑर्बिट में गया है भाई, ये हमें बताना है। हमें रेडियस गिवन है और एनर्जी भी पूछी है एक्साइटेड स्टेट में, बता देंगे। पहली बात, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के। किसी भी ऑर्बिट का रेडियस, हमने डेरिवेशन किया है, रेडियस किसी भी ऑर्बिट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर के, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले ऑर्बिट में रेडियस की वैल्यू r1 की वैल्यू क्या होगी, ये तो 1 के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। और वही nth ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो n स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो ये दो इक्वेशन बन गई, पहले ऑर्बिट का रेडियस n की वैल्यू 1 होगी और किसी nth ऑर्बिट में चला गया है इलेक्ट्रॉन, वो रेडियस n पे डिपेंड करेगा। अब दोनों इक्वेशन डिवाइड की जाए, r1 डिवाइडेड बाय r2 किया, सॉरी rn किया जाए, r1 डिवाइडेड बाय rn किया जाए और इज इक्वल टू बराबर है 1 का स्क्वायर 1 हो गया और n का स्क्वायर आ गया। ये इक्वेशन बन गई। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हट जाता है जब हम दो इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, क्योंकि दोनों में कांस्टेंट आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। पहले ऑर्बिट का r1 तो दे रखा है भाई, पहले ऑर्बिट का रेडियस 5.3 इंटू 10 की पावर -11 है। nth ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में चला गया है, वो 21.2 इंटू 10 की पावर -11 है और ये 1 हो गया। n की वैल्यू जाननी है, पावर से पावर कैंसिल हो गई, डेसिमल से डेसिमल कर दिया। 53 ने इस 212 को 4 जा पे कैंसिल कर दिया, 1 में n स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर बराबर 4 हो गया और n की वैल्यू +-4, सॉरी +-2, प्लस की ही लेंगे भाई, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, दूसरे ऑर्बिट में चला गया है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में चला गया है, ये n की वैल्यू पता चली हमें। और कह रहा है कि इस एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताइए। किसी भी ऑर्बिट में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर होती है। दूसरे ऑर्बिट में चला गया है इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे ऑर्बिट में n की वैल्यू 2 करूंगा, 2 2 4 होगा, सोल्व करेंगे। वैसे मैंने कहा है सोल्व नहीं करना है,
6 ऑर्बिट तक याद कर लें ताकि कैलकुलेशन में कोई समय ना जाए। पहले ऑर्बिट में ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और दूसरे ऑर्बिट में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, मैंने लास्ट टाइम लिखवाया था, दूसरा ऑर्बिट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की पहली एक्साइटेड स्टेट है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में वो रहता है, ग्राउंड स्टेट में रहता है, एनर्जी लेकर सेकंड ऑर्बिट में जा सकता है। सेकंड ऑर्बिट उसके लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और एक्साइट करोगे तो तीसरे ऑर्बिट में चला जाएगा, तीसरा ऑर्बिट उसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। तो क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं और इस तरह से इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस बारे में भी जानते हैं, इस बारे में भी आगे जानेंगे। अभी क्वेश्चंस की बात करता हूं, देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कहता है ग्राउंड स्टेट में एनर्जी, कहता है ग्राउंड स्टेट में एनर्जी जो होती है, कहता है ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी यानी पहले ऑर्बिट में एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ऐसा क्वेश्चन खुद बता रहा है। क्वेश्चन ये सिर्फ इसलिए बता रहा है आपको ताकि ये देखकर आपको फॉर्मूला याद आ जाए कि हाइड्रोजन के किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी जाननी है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर फॉर्मूला होता है। कहता है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। आपसे ये पूछा है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बताइए इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये बताइए। दूसरी बार आपसे ये पूछा है पोटेंशियल एनर्जी थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बताइए, पोटेंशियल एनर्जी इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तीसरी बात आपसे ये पूछा है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट, अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट से, अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट से जंप करके इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाता है, इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स टू ग्राउंड स्टेट में, तीसरी एक्साइटेड स्टेट से जंप कर ग्राउंड स्टेट में अगर आ जाता है तो लैम्बडा वेवलेंथ बताइए, लैम्बडा ऑफ फोटोन, लाइट निकलेगी उस लाइट की वेवलेंथ बताइए, उस फोटोन की वेवलेंथ बताइए। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर पूछी गई हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बना जाएगा आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस करने आ जाएंगे। देखिएगा ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की एनर्जी -13.6 है। ये तो सवाल ने ना आपको ये याद दिलाने के लिए दिया है किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी पता करने के लिए -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फॉर्मूले का यूज किया जा सकता है। हालांकि मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूं कि पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे ऑर्बिट तक एनर्जी याद कर लीजिए अगर आप चाहते हैं आसान कैलकुलेशंस। पहली बात ये पूछी गई है आपसे, फर्स्ट पार्ट देखिए ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी बताइए सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। ऐसे कोई फॉर्मूले हमने काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी के नहीं बनाए हुए, हमारे पास तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है और ये रहा हुआ वो। लेकिन मैंने आपको टोटल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में, टोटल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशंस लिखवाई है भाई। काइनेटिक एनर्जी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, पहली बात तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन है ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि भाई पहला ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट, दूसरा ऑर्बिट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तीसरा ऑर्बिट सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब ऑर्बिट नंबर 3 एक जोड़ दिया करो, क्योंकि ग्राउंड स्टेट पहला ऑर्बिट तो ग्राउंड स्टेट है, इलेक्ट्रॉन आसानी से घूमता है पहले ऑर्बिट में, अगर एक्साइटेड होकर दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा तो ये उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। एक और बार एक्साइटेड हो जाएगा तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहलाती है, थर्ड ऑर्बिट यानी। तो तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर है,
तो तीसरे ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, तो तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 3 जा 9 सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट लिखवा रखे हैं पहले ऑर्बिट में -13.6, दूसरे ऑर्बिट में -3.4 और तीसरे ऑर्बिट में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। ये टोटल एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी की जब बात आई है तो मैंने रिलेशन लिखवाई है कि साइन चेंज कर दीजिए भाई, टोटल एनर्जी का साइन चेंज कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी। तो तीसरे ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, जितनी टोटल एनर्जी है उसका साइन चेंज करोगे तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की तीसरे ऑर्बिट में। और पोटेंशियल एनर्जी पूछता तो टोटल एनर्जी का ट्वाइस कर देता, साइन एज इट इज रहता तीसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में सिखा दूंगा अभी मैं आपको। तो मैंने रिलेशंस आपको लिखवाई है भाई, पहले आपको याद आएगी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है टोटल एनर्जी के, साइन चेंज कर दीजिए, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल होती है, काइनेटिक एनर्जी साइन चेंज कर आ जाती है। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या पूछा गया है, पोटेंशियल एनर्जी बताइए थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। भाई फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट है, सेकंड ऑर्बिट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड ऑर्बिट सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, और फोर्थ ऑर्बिट जो है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात आई है पहली बात। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट जो होता है, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट चौथे ऑर्बिट की बात हो रही है। चौथे ऑर्बिट में एनर्जी जो होती है वो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और हमसे पूछी गई है पोटेंशियल एनर्जी इस ऑर्बिट की। चौथे ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, डबल कर दो टोटल एनर्जी का, डबल कर दो 85 का, 0.85 का, माइनस एच डी रहेगा और -1.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी है तीसरे एक्साइटेड स्टेट में, और तीसरा एक्साइटेड स्टेट मतलब चौथा ऑर्बिट। तो क्वेश्चंस थोड़े थोड़े घुमाए जाएंगे इस तरह से, सीधा सीधा ये नहीं कहा कि चौथे ऑर्बिट की बताइए भाई, आपको कहा थर्ड एक्साइटेड स्टेट बताइए। तो आपको सोचना होगा कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट जो है वो फोर्थ ऑर्बिट की बात हो रही है। और आपसे ये पूछा गया है थर्ड पार्ट में कि अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट से यानी फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में आ जाए यानी फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाए, तो जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ बताइए। जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी h न्यू है। चौथे थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब चौथे ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आएगा यानी फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, इसे hc/लैम्बडा लिखा जा सकता है, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। और चौथे ऑर्बिट में एनर्जी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है माइनस की, और ग्राउंड स्टेट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना पड़ेगा क्योंकि वेवलेंथ निकालनी है। देखिए अगर सिर्फ हमें क्या बतानी है, एनर्जी बतानी है कि कितनी रिलीज होगी, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बताई जा सकती है, जूल में भी बताई जा सकती है, आपका मर्जी है भैया आपकी। लेकिन लैम्बडा की वैल्यू मीटर में आएगी, एसआई यूनिट्स में आएगी, तब आएगी जब एनर्जी एसआई यूनिट्स में होगी। तो ये एनर्जी का जो डिफरेंस है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है अभी, इसे 1.6 into 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करने पर अब ये डिफरेंस जूल में कन्वर्ट होगा। और भाई लैम्बडा की वैल्यू चाहिए तो लैम्बडा ऊपर जाएगा, और भाई h और c के डिवाइड में ये डिफरेंस माइनस माइनस प्लस होगा। तो ये 10 में से 5 गए 5, फिर ये 15 में से 8 गए 7, और फिर ये 12, तो 12.75 ये डिफरेंस यहाँ पर बचेगा, और मल्टीप्लाई में 1.6 into 10⁻⁻⁹।
लैम्बडा को ऊपर ले गया, इसको डिवाइड में ले आया, हेंस लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए h यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10 की पावर -34, c यहां पर स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 और डिवाइड में लैम्बडा ये एनर्जी का डिफरेंस 12.75 है और 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -90। इस पूरे वैल्यू को सोल्व करने के बाद मीटर में आपका आंसर आएगा कि जो लाइट रिलीज होगी इस केस में, जो फोटोन निकलेगा उस फोटोन की लैम्बडा क्या होगी। और ये आप सोल्व करेंगे, तो ये आप सोल्व करेंगे तो आप जानेंगे कि किस तरह की कैलकुलेशंस हैं। बार बार hc बाई लैम्बडा का यूज होगा तो आप शॉर्टकट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। शॉर्टकट का मतलब ये है कि हर बार यहाँ पर h c और डिवाइड में 1.6 अक्सर होंगे, तो इनकी वैल्यू को आप याद कर लें। मैं अभी अगले क्वेश्चन में बता दूंगा आपको कि क्या आती है इनकी वैल्यू, फिर आप वो शॉर्टकट हर बार यूज कर सकते हैं। एक और बेहतरीन टाइप है क्वेश्चन का जो पूछा जाता है आपसे, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि भाई आपको कुछ ट्रांजिशंस गिवन है, आपको एनर्जी के कुछ लेवल गिवन है, इस तरह से क्या बात है ये देखिएगा भाई। ऑर्बिट्स थे तो ऑर्बिट्स, पहला ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट, दूसरा ऑर्बिट, इस तरह से जो ऑर्बिट्स दिए गए हैं ना, उन ऑर्बिट्स की कुछ एनर्जी है। एनर्जी को ग्राफ पर दिखाऊं मतलब लेवल दिखाए जाएं अगर एनर्जी के इस तरह से, तो लेवल एनर्जी के अगर इस तरह से दिखाए जाएं तो ये ग्राउंड स्टेट है, ये पहला ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। दूसरे ऑर्बिट में एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, तीसरे में -1.5 और चौथे में -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है हाइड्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन की। अगर इलेक्ट्रॉन इस चौथे ऑर्बिट से तीसरे में जंप कर देता है, इस ट्रांजिशन का नाम ए रखा गया है। हो सकता है चौथे से सीधा दूसरे में जंप कर जाए, इस ट्रांजिशन को बी नाम दिया गया। हो सकता है तीसरे से दूसरे में कूद जाए, इसे सी नाम दिया गया है, या तीसरे से सीधा पहले में जंप कर जाए, इसे डी ट्रांजिशन नाम दिया गया है। पहली बात ये समझिए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के केस में है, क्योंकि ये लेवल हाइड्रोजन के दिए हुए हैं। हाइड्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में गया हुआ है, यानी अपनी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में गया हुआ है। तो ये ग्राउंड स्टेट थी, ये सेकंड ऑर्बिट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन अपनी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, इतनी एनर्जी मैंने उसको दी कि वो अपनी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में यानी फोर्थ ऑर्बिट में चला जाए। अब फोर्थ ऑर्बिट से जब वो वापस आएगा तो ग्राउंड स्टेट तक पहुंचना है, अगर उसे वापस आता है एनर्जी रिलीज करेगा, उसके पास कई सारे तरीके थे। नंबर एक तरीका हो सकता है वो चौथे ऑर्बिट से सीधा छलांग लगाता ग्राउंड स्टेट में, जो कि यहां पर गिवन नहीं है। हो सकता था ऐसा एक केस। हो सकता है वो पहले चौथे से दूसरे ऑर्बिट में आए, जैसे कि ये दे रखा है, और फिर दूसरे से पहले में आए, उस केस की यहां बात नहीं करी गई है। या फिर चौथे से पहले तीसरे में आएगा, तीसरे से फिर सीधा पहले में चला जाए, या चौथे से पहले तीसरे में आएगा, तीसरे से दूसरे में आएगा, दूसरे से पहले में आएगा। बहुत सारे स्टेप्स वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकता है, मतलब कितनी एनर्जी रिलीज करी है उस पर डिपेंड करता है। तो केस कितने पॉसिबल है? 6। यहां पर कितने हैं? 4। कभी आपको ये कहा जाए कि भाई चौथे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, वहां से ग्राउंड स्टेट में आने के कितने तरीके हैं, आप ये बताइए, कितने ट्रांजिशन हो सकते हैं? ये फॉर्मूला लिख देता हूं भाई, n इंटू में n-1 है, n इंटू में n-1 और डिवाइडेड बाई 2।
जैसे अभी ये चौथे ऑर्बिट में है, तो चौथे ऑर्बिट में है अगर ये मान लो ये फॉर्मूला लगाऊं तो भाई 4 - 1 3 3 4 जा 12 12 2 6 6 केस पॉसिबल है भाई। चौथे से पहले में आ सकता है, चौथे से तीसरे में, तीसरे से दूसरे में, दूसरे से पहले में, चौथे से दूसरे में, दूसरे से, ऐसे 6 केस पॉसिबल है। 6 केस पॉसिबल है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करने के 6 केस पॉसिबल है अगर चौथे ऑर्बिट में। तो किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है और वहां से ग्राउंड स्टेट में अगर आता है तो कितने केस पॉसिबल है, तो वो n × n-1/2 से आप फाइंड आउट कर लेंगे। फिलहाल ये 4 केस गिवन है। इलेक्ट्रॉन किससे, चौथे से तीसरे में आ सकता है, चौथे से दूसरे में आ सकता है, तीसरे से दूसरे में, या तीसरे से पहले में। 4 नाम दिए गए। इनमें से भाई हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है तो एनर्जी तो रेडिएट करेगा ही, एनर्जी तो रेडिएट करेगा ही। किस केस में एनर्जी रेडिएट करेगा, फोटोन की फॉर्म में। कहता है किस ट्रांजिशन के अंदर 102.7, इन विच केस, इनमें से इन विच ट्रांजिशन, किस केस में, इन विच ट्रांजिशन 102.7 नैनोमीटर वेवलेंथ रिलीज्ड। तो ये हमसे पूछा गया है कि इनमें से किस केस में इस वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा, या मान लीजिए इस फोटोन की लाइट रिलीज होगी। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो फोटोन की फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करता है। उस फोटोन की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, उस फोटोन की कुछ वेवलेंथ होती है। किस केस में जो फोटोन निकलेगा वो इतनी वेवलेंथ का निकलेगा, ये पेपर में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन बन गया है। और कैलकुलेशन के अलावा कुछ खास मुश्किल नहीं है भाई। तो किस केस में वेवलेंथ इतनी निकलेगी, हर एक केस को सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। हम ये देख लेते हैं कि ये वेवलेंथ का फोटोन कितनी एनर्जी का होगा भाई। तो सोल्व करने का तरीका ऐसे देखेंगे कि एनर्जी ऑफ फोटोन, जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला hν होता है। फ्रीक्वेंसी अगर गिवन नहीं है तो hc/λ लगाया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी c/λ होती है। फोटोन की एनर्जी hc/λ है 6.63 × 10⁻⁻34। c की स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। लैम्बडा की वैल्यू 102.7 × 10⁻। नैनोमीटर में गिवन है तो -9 लगाएंगे, हाँ नैनोमीटर में गिवन थी। और ये आंसर तो जूल में आएगा, यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। तो अच्छे से पता करने के लिए मैं यहीं पर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी चेंज कर लेता हूं, 1.6 × 10⁻⁻19 लगाकर। अब इस कैलकुलेशन को करना होगा। इन चैप्टर्स में बस कैलकुलेशन ही तो थोड़ी सी बड़ी होती हैं और कुछ खास मुश्किल है नहीं इन चैप्टर्स में। फिर भी शॉर्टकट बना लेते हैं हम, हमेशा के लिए ये तैयार कर लेते हैं कि 6.63 को मल्टीप्लाई करूं अगर 3 से, तो 3 3 जा होता है 9 और 3 6 जा होता है 18 का 8 कैरी 1, 3 6 जा 18 19.89 आता है। और इसे 1.6 से डिवाइड करने पर कितना आता है ये और देख लेते हैं। फिर 102.7 और गुणा में 10⁻⁻9 अलग से रह जाएगा। पावर माइनस की 34 में से 8 गई -26 में ऊपर आकर प्लस की 19 होगी तो -7 बचेगी भाई। इस तरह से इसे सोल्व करें तो भाई ये 8 9 को राउंड ऑफ कर देता हूं भाई। 8 9 को तो 9 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डेसिमल से डेसिमल कट गया। 199 को 16 से डिवाइड करूं, 16 1 जा 16 होगा, बचेगा 3, डिवाइड में आया 9, 16 2 जा 32 आया, बचा 7, लगाया डेसिमल आई 0, 16 4 जा 12.4 में, तो 12.4 × 10⁻⁻7 आया इन सबको डिवाइड कर।
और 102.7 को भी राउंड ऑफ कर 103 लिख देता हूं भाई मैं। ये थोड़ी सी एजम्पशंस कर दी है मैंने अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए, आंसर में ज्यादा वेरिएशंस नहीं आएंगे। 102.7 को 103 लिख लिया। अब डिवाइड कर लेता हूं इसको, तो ये माइनस की 9 ऊपर जाकर प्लस की 2 बचेगी, प्लस की 2 इसको 1240 बनाएगी और डिवाइड में 103 है भाई। और डिवाइड करिए भाई, 1240 को डिवाइड करते हैं 103 से, 1 जा पे जाएगा 103, 21 बचेगा 0 आएगी। अब ये 2 जा पे जाएगा तो 206 लिखा जाएगा, 4 बचेगा, लगाया पॉइंट उतारी 0, नहीं गया चढ़ाई गई उतारी 0, और अब ये 3 जा पे जाएगा तो 12.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है उस फोटोन की, जिस फोटोन की वेवलेंथ 102.7 नैनोमीटर है। तो इतनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा इस जब ये वेवलेंथ लाइट की रही होगी। तो ये देख लीजिए, देखना आसान है कि इतनी एनर्जी का डिफरेंस किस केस में है। अगर ए को देखूं तो 0.85 से 1.5 में डिफरेंस इतना नहीं है, साफ देख पा रहे हैं भाई 12.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आएगा जब आप डी ट्रांजिशन की बात करें भाई। तो डी ट्रांजिशन की बात करें तो डी ट्रांजिशन इसका आंसर है, ट्रांजिशन डी में जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ 102.7 नैनोमीटर होगी, क्योंकि इस केस में -1.5 से आया है -13.6 में डिफरेंस देखूंगा अगर मैं तो लगभग 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है और ये 1.51 था पूरा जो होता है क्वेश्चन में, तो 12.1 और हमारा 12.03 जो है, क्योंकि मैंने थोड़ी एजम्पशन कर दी थी यहाँ कैलकुलेशन में, इसलिए थोड़ा ऐसा है, ये इससे मैच करता है। तो डी ट्रांजिशन के अंदर ये जो डी ट्रांजिशन हुआ है इसमें एनर्जी जो निकलेगी वो 12.01 निकलेगी और ये मैच करती है इससे, तो 102.7 नैनोमीटर की लाइट डी ट्रांजिशन निकलेगी। ऐसा डायग्राम पक्का पेपर में देखने को मिलेगा आपको, देखते ही कर देंगे आप सवाल को। जिस वेवलेंथ की बात कर रहा है उस वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला लगाकर फोटोन की एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। फोटोन की एनर्जी जिस केस में मैच करेगी वही ट्रांजिशन इस वेवलेंथ की लाइट रिलीज करेगा। तो गाइस इस लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ समाप्त करेंगे और अगला लेक्चर जो होगा उसमें बात करेंगे स्पेक्ट्रम की और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक्स गाइस।